हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे पीपीएससी द्वारा होने वाले एईडीयू एग्ज़ाम, ठीक है ना, जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट एग्ज़ाम है। उसके एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है, डेट उसका घोषित हो गया है। उसके टेस्ट सीरीज जो चल रहा है एडुटेरिया के द्वारा, उसके हम पहले फुल लेंथ टेस्ट की चर्चा करेंगे। ये सेकेंड टर्म में जो स्टार्ट हुआ है उसका है। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट है पहला, और ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो कितना इंपॉर्टेंट है एडुटेरिया का करंट अफेयर, ये तैयारी का बीपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट को पता होता है। तो आज हम उसके पहले फुल लेंथ टेस्ट की चर्चा करेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं जीएस के, 2 घंटे का टाइमिंग है, 100 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं, जो आपके आने वाले एईडीयू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, भारत में भू आकार जो है उस पर उसकी क्या रचना के बारे में जानकारी दिया गया है, उस पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो कह रहा है इसमें कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें जो है चीनी प्लेट जो कर दिया है वो गलत हो जाएगा। नहीं, भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट दोनों को मिल करके हुआ है, चीनी इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से 4 गलत हो जाएगा, हमारा कथन हो जाएगा 1, 2, 3 सही। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसकी पहचान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। एग्ज़ाम में के प्रेशर में, एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि कौन सा सत्य है वहीं पढ़ लेते हैं, नहीं है छूट जाता है, इसलिए यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। पहला है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो भौमिकीय दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम फोल्डेड माउंटेन का प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो नहीं, ये गलत है, नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। चौथा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं को कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये बिल्कुल सही है, इसमें नहीं पूछ रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश से सादिया, असम में सादिया से डुबरी जो NW है वो है, तो वहीं असम के सादिया में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग का स्थानीय नाम है, वहाँ पे दिहांग, इसका ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश से सादिया में, जब असम के सादिया में प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है। आजकल के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कथन और कारण से रहा था। ठीक है, तो इसमें कथन दे रहा है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो बिल्कुल सही है, प्रदूषित नदी तो है। दूसरी बात कह रहा है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नहीं, पवित्रता का प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत है, यानी कथन सही है और कारण गलत है। देखते हैं ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर रीजन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तलैया मैथन बांध का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है, उस नदी की पहचान करें। ठीक है ना, तो वो दामोदर नदी की सहायक नदी भी है, और वो कौन है, तो वो बराकर नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि झारखंड में स्थित तिलैया बांध और मैथन बांध का संबंध है। इससे जो इस दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है वो कौन सा नदी है, तो वो नदी है बराकर नदी है। अगला है कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताओं मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण क्या है।
ठीक है। इसका कारण क्या है? भारतीय मानसून की एक प्रमुख विशेषता है उसका मौसमी विस्थापन, और इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल और समुद्र का विभेदित तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ठीक है ना, तो भारत को मानसूनी वर्षा होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना। वर्षा तो होती है और वो पानी तेज़ी से बह जाती है, टिकती नहीं है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करना है। तो देखिए, इसका कारण है कि खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है, जल्दी से देखना है। फिर आया कथन कारण, बोले ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम में आजकल आ रहा है। कथन कारण कथन दे रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो इसको दोनों तो सही लग रहा है, कारण है कि नहीं है वो देखना है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, कथन को पढ़ेंगे और उसमें यद्यपि या क्योंकि लगा करके पढ़ेंगे। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो ये बैठ रहा है, एक पकड़ने का टेक्निक है। ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फिर कथन कारण है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। ठीक है, जिसका कारण दे रहा है कि भारत का पूर्वी तट पर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के अस्थायी मेखला में पड़ता है। ठीक है ना, तो पहला कथन तो अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उस पर भी पता चल गया था, लेकिन यहाँ पे कारण जो इसका दे रहा है कि अस्थायी मेखला में पड़ता है, ये गलत हो जाएगा, यानी कथन सही है और कारण गलत है। देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, एस सही और आर गलत, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, वो है कि प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, उसके बारे में देखना है। चलिए देखते हैं, प्राणी कोशिका और पादप कोशिका। प्राणी कोशिका कहने का मतलब क्या हुआ? तो प्राणी कोशिका का मतलब होता है एनिमल सेल एंड पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल होता है, इतना समझ लीजिए। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वही पूछ रहा है, इसको देखेंगे। इसमें बेसिक डिफरेंस है कि प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है जबकि कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में दोनों होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एनिमल सेल जो होता है उसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, और पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वही पूछा हुआ था। ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्या है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो वायु में क्रमशः जो है ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग की काम करती है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग की काम करती है। तो इसमें एक पकड़ने का ट्रिक है, देखिए प्रकाश में प्र लगा हुआ है तो अनुप्रस्थ में प्र लगा हुआ अनुप्रस्थ प्रकाश हो जाएगा, और बचा अनुदैर्घ्य तो वो ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसको देखना है। अभिक्रिया दिया हुआ है CaO + H2O और मिलकर के रिएक्शन करके CaOOH ट्वाइस प्लस ऊष्मा का निर्माण करते हैं। तो इसके पहला कथन दे रहा है कि बिना बूझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। दूसरा है बूझे चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। तीसरा है दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। चौथा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना के नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है। तो इसमें दूसरा कथन जो दे रहा है बूझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOOH ट्वाइस बूझा चूना के नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही होगा। देखते हैं कहाँ दिया हुआ है 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस हिसाब से बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, उसे चुनना है।
स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज में बनते हैं, तथापि उसमें क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो देखिए, स्टार्च और ग्लूकोज जो है दोनों ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, जबकि ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च जो है वो पादप कोशिका में बनता है, यानी प्लांट सेल में स्टार्च बनता है और ग्लाइकोजन जो है प्राणी कोशिकाओं में बनता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के किस अंग में ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है वो बताना है। बताइएगा कमेंट करके आप लोग किस में वो बनता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है फिर कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो वो है प्लेटिनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम के द्वारा चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है कथन कारण दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला कथन दे रहा है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है। तो देखिए, पहला कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण जो दे रहा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक मतलब होता है अलग अलग सब्सटेंस, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस हो जाएगा। अलग अलग संगठन वाला घोल जब अलग अलग हो जाएगा पूरे हिस्से में तो फिर समरस तो होगा नहीं पूरा घोल, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट धातुओं, ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट गैस नहीं पूछा जा रहा है, उत्कृष्ट धातु पूछा जा रहा है। नोबेल मेटल के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। नोबेल का मतलब ही होता है कि एकदम प्योर रूप, तो शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। और इसमें दे रहा है यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो नहीं, ये गलत है। इस हिसाब से केवल कथन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस जो है सबको ही जानते हैं क्या है, इसमें जो सही है उसी को पढ़ देते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। क्लोरोफिल जो है उसमें पिगमेंट होता है प्लांट में, वह ऊर्जा को अवशोषित करता है सनलाइट से, जिससे क्या होता है जल और नीचे जड़ से अपने जल अणु का उससे का विभाजन होता है और उससे प्राप्त ऊर्जा को जो है उस वाहक करता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन वाला ही है, पढ़ते हैं। एक पूर्णतः कथन दे रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ठीक है, कारण इसका दे रहा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो पहला जो इसमें कथन दे रहा है कि घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जहाँ पे घर्षण नहीं है तो खड़ा हो ही नहीं सकता, तो सीटी बजाने के गति में लाने के बाद क्या है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत है, याद रखिएगा कि किसी तंत्र पर जब तक कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जल के गुणधर्म हैं क्या है, पढ़ देते हैं। पहला है कि जल आयनिक यौगिकों का एक श्रेष्ठ विलायक है लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन ये तो उसी का अपोजिट कर दिया, ये गलत है। तीसरा है कि जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है, तो बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 277 केल्विन होता है, तो 1 और 3 सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि फिर कथन कारण दिया हुआ है। अभी कथन पढ़ते हैं कि कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है और इसका कारण दे रहा है यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। क्या है ये, संगुणन है। तो इसमें जो कथन दे रहा है कि कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा। और कारण में जो दे रहा है यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच का एक प्रकार का संगुणन है, तो बिल्कुल सही है, यानी ए गलत है और आर सही है।
तो किस ऑप्शन में है देखते हैं। ए सही, ए गलत और आर सही। ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है। ट्रांसफार्मर का इसमें काम बताना है। शक्ति को बढ़ा सकता है, बिल्कुल नहीं, शक्ति को बढ़ाने का काम ही नहीं है। वोल्ट को बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही। वोल्ट को घटा सकता है, बिल्कुल सही। धारा और वोल्टता को माप सकता है, नहीं, मापने का काम इसका नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अभिकथन दिया है, अभिकथन है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। जब तापमान बहुत अधिक होता है तो रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, बिल्कुल सही है भाई। तापमान बढ़ने से रिएक्शन बढ़ जाता है, तेजी से होने लगता है। कारण दे रहा है उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुत होगा, तो आणविक गति ही जब तेज होगी तभी तो रिएक्शन फास्ट होगा, तो कारण भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन से जो है स्तनधारी है, यानी मैमल्स है। पहला दे रहा है समुद्री गाय, दूसरा समुद्री सिंह, तीसरा समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का मछली है और ये मछली होता है समुद्री घोड़ा, ये स्तनधारी नहीं है। बाकी समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों जो है स्तनधारी होते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। एक मनुष्य जो है भूमि पर, मनुष्य द्वारा जब भूमि पर दबाव लगाए तो सबसे अधिक किस परिस्थिति में होता है, ठीक है ना। जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पांदली, पैर की यानी कि पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है, तो सबसे अधिक मनुष्य जो है भूमि पर दबाव डालता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब मनुष्य जो है अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है तब उस परिस्थिति में मनुष्य द्वारा भूमि पर सबसे अधिक दबाव लगाया जाता है। आइए देखते हैं कथन और कारण फिर है। पहला कथन है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। दूसरा इसका कारण दे रहा है कि किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है हमारा 1 मिनट, इसमें जो दूसरा कह रहा है किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन पहला जो कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे, यहीं पे गलत है, ऊपर से नीचे में बढ़ती नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ए गलत है और आर सही है। ये हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ए गलत आर सही। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है, एम्फीबिया किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जो स्थल और जल दोनों पे रह सकते, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को एम्फीबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला कथन है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। दूसरा दे रहा है कि तापमान में वृद्धि की अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ये तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि तापमान में वृद्धि होने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कथन जो ए जो दे रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। श्यानता नहीं बढ़ती है बल्कि घट जाती है। तो ए गलत है और आर सही है। देखेंगे हम लोग किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरियों में किया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। वो कथन कारण दिया हुआ है। कथन है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका कारण दे रहा है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला कथन जो कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत जो है यानी लीवर, यकृत को लीवर कहते हैं, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यानी ए सही है और आर गलत है। कहाँ पे है तो उसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए सही और आर गलत।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर हमारा कथन कारण से है, इससे घबराना नहीं है। कथन कारण इतना देख करके जितना ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा एग्ज़ाम में आपको उतना ही बूस्टअप मिलेगा, वहाँ नर्वस नहीं होगा, वहाँ सही होगा क्वेश्चन। कथन दे रहा है कि 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। बिल्कुल सही, क्योंकि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी इसका है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सत्य है। पहला कथन देखिए कि हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर 400 मनसब प्रदान किए गए, तो ये भी सही है। तीसरा है कि उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई के संबंध में कथन पर विचार करना है। देखिए पहला कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिक्षत दी थी, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या पहचान करना है, असत्य पहचान करना है। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, कट के पढ़ लेते हैं पहले। दूसरा कह रहा है कि मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वीर गति प्राप्त की। तृतीय नहीं था, वो चतुर्थ था। इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा हमारा दूसरा। पहला जो है मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत में के तृतीय संघर्ष में यानी तृतीय युद्ध में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिक्षा दी, ये बिल्कुल सही है। 1 मिनट, ये भी गलत है, सही नहीं होगा, ये गलत होगा। 1 और 2। तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति को विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा 1 और 2 गलत है, वो होगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए तो यही था ऑप्शन उसका कि असत्य पूछा जा रहा है। हमारा 1 और 2 कथन गलत था, बाकी तीसरा सही था। असत्य पूछ रहा है तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विवरण प्रमाणिक है। पढ़ते हैं कि 1857 विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है, बिल्कुल सही। तीसरा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तमरारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें 1 मिनट सॉरी, इसमें जो 2 नंबर कथन है, 2 नंबर कथन था कि पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है, ये गलत हो जाएगा। यानी कथन हमारा 1 और 3 सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम था। इसके तहत जो है ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की छूट मिली भारत में, और वो आगे चल कर के बहुत सारे धर्म परिवर्तन के काम हो गए। बहुत सारे पिछड़े वंचित लोग जो है धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उनको प्रचार प्रसार करने का अनुमति मिला था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनामी घोषित किया था, तो वो थे कौन, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इनके नाम पर 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने घोषित किया था। अगला है सत्य कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन हैं। पहला कथन है कि खासी विद्रोह 1829 से 33 में हुआ, जिसका नेतृत्व
तीरथ सिंह ने किया था। दूसरा है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। तीसरा है रंपा विद्रोह जो 1922 से 24 में हुआ। इसको अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया जो कि एक गैर आदिवासी नेता थे। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज के संदर्भ में कथन पे विचार करना है। पहला कथन है कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था, बिल्कुल सही। तीसरा है कि आर्य समाज ने वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, अस्वीकार नहीं किया, गलत हो जाएगा ये। और अगला कथन है चौथा कि आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था, तो वर्ण व्यवस्था के आधार को आर्य समाज ने समर्थन दिया था, बिल्कुल सही। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है कि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, बिल्कुल सही। दूसरा है कि आर्य समाज, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा है स्वामी रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। चौथा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना दे रहा है महादेव गोविंद रानडे ने किया था, तो ऐसा नहीं है, ये नेम गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप कमेंट करके बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। किसके 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें जो है निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था वो। नेक्स्ट है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथन में सत्य कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। दूसरा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी वुड डिस्पैच के तहत, बिल्कुल सही। तीसरा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और हमारा कथन 1 और 2 केवल सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 और 2, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगाइएगा, आएगा ही आएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, तो ये जर्मनी में किए थे। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था। नेक्स्ट है कि अकबर के सैन्य अभियान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से संबंधित है जो 1576 में लड़ा गया, बिल्कुल सही। कश्मीर विजय 1585 में हुआ, बिल्कुल सही। गुजरात का द्वितीय अभियान 1575, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है काबुल अभियान 1581, ये बिल्कुल सही। और जो गलत है वही पूछा है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी, तो ये जहांदार शाह जो है आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी। किसको, तो राजा जय सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित किया था, तो पुनः जजिया कर आरोपित किया औरंगजेब ने कब, 1679 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था, 1707 ईस्वी में। ये डेट से पूछा जाता है। अगला है किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दशराज युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो किससे होता है हमें, तो ये हड़प्पा की मुद्राओं से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की मुद्राओं से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दशराज युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो देखना है। तो देखिए, ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है, तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा कह रहा है कि इसमें विद्वत और सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन जो है वो सही दे रहा है। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, प्राचीन नाम दिया गया है और आधुनिक नाम के साथ मिलान करना है, वो बताना है। चलिए देखते हैं। उर्वरा किसे कहा जाता था प्राचीन नाम में, अब उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। सीता भूमि को जो है हल की बनी नलिया होती थी सीता। अवल जो है ये क्या होता था, कूप या कुआं होता था। उर्दूर जो है वो अनाज मापने वाला एक पात्र होता था, कब, प्राचीन काल में। और ये सभी अभी के वर्तमान में आधुनिक नाम। तो इस हिसाब से हमारा 1 2 3 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों मठ कौन कौन से हैं, तो वो हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी और सिंगेरी। ये 4 जगहों पे आदि शंकराचार्य द्वारा मठ स्थापित किया गया था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीखुल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्यिक, विज्ञान और धर्म के आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया, इसके लेखक कौन है, और किताब का नाम है तारीखुल हिंद। ठीक है ना। तो एक किताब काफ़ी फेमस है, उसे सब कोई जानते होंगे कि उसका नाम है किताबुल हिंद। नाम क्या है, किताबुल हिंद। ठीक है ना। तो उसके लेखक कौन है, उसके लेखक अल-बरूनी है। और ये तारीखुल हिंद जो है इसी को किताबुल हिंद भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है ना। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता जो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वो बताना है। तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, वह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है, स्थानीय स्वशासन। इसी को हम लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो ये अनुच्छेद 21 जो है वो देता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है। तो अनुसूची 5 जो है यह इसके तहत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं। किस समिति में, आश्वासन समिति, प्रतियोजित विधान समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति में जो है केवल निचले सदन यानी कि लोकसभा सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं इस समिति में। अभी आप कमेंट करके बताएं कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो सेवा शर्तों का निर्धारण उसके कौन करते हैं, यह भारतीय संसद करती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सही है, वो बताना है। देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, तो ये बिल्कुल सही। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, यानी 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही।
वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है राज्यपाल, बिल्कुल सही। राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया, नहीं किया गया है, ये गलत हो जाएगा। सही है 1 2 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन से कथन सही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। वे केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना, तो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए देख लेते हैं। दूसरा है कि वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है वह राज्य की लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारत के संचित निधि धन निकासी पर उसका नियंत्रण होता है, तो नहीं, नियंत्रण नहीं, नाम में सिर्फ नियंत्रक लगा हुआ है, लेकिन नियंत्रण टाइप का कोई पावर नहीं होता है। इस हिसाब से हमारा 1 2 3 सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है कैसे, क्या फार्मूला है उसका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको GDP नहीं समझिएगा। तो ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटा करके, यानी जब हम GDP में से मूल्यह्रास को घटा लेंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा, तब हमको प्राप्त होगा NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है सांकेतिक रूप से, तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है, तो वो है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि जो होता है उसे शामिल नहीं किया जाता है जब सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तब। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक है ना, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, योजना आयोग को ही ख़त्म कर दिया गया, नीति आयोग बन गया। तो उस 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्रतर, धारणीय और गैर और अधिक समावेशी विकास रहा है। क्या है, तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन की पहचान करना है। किसके बारे में, तो मुद्रास्फीति के बारे में देखते हैं। पहला कथन दे रहा है कि मुद्रास्फीति जो है इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि से बिंदु आधार पर हो रही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर, ठीक है ना, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर नहीं की जाती है। तीसरा, मुद्रास्फीति की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल सही है। चौथा दे रहा है क्या, वो दे रहा है कि मुद्रास्फीति की दर से नीचे जाने के तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कथन हमारा जो 2 नंबर था वो गलत हो जाएगा। वो क्या कह रहा था कि थोक मूल्य सूचकांक पर कह रहा है, और इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो जो है बैंक ऋण देने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि उनके कैश जो है RBI के पास अधिक से अधिक रिजर्व हो जाएगा, तो फिर वो बैंक क्या होगा, कम ऋण दे पाएगा, ज़्यादा ऋण नहीं दे पाएगा, लोन। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा उद्देश्य नहीं है, तो बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, बिल्कुल सही। किसानों की आय में वृद्धि करना, बिल्कुल सही। तीसरा है कि स्वास्थ्येतर प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, बिल्कुल सही। मानव संसाधन विकास करना, इसका उद्देश्य बागवानी का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव कहा जाएगा। कब रिग्रेसिव कहा जाएगा, जब वह अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार डालेगा, तब उस तरह के टैक्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिग्रेसिव कहने लगते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधन होता है। क्या होता है, करापात और कराधन होता है, किस पर होता है, तो वो एक ही व्यक्ति पर होता है। कब, प्रत्यक्ष कर जब लगता है उस स्थिति में करापात और कराधन एक ही व्यक्ति पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 69
निम्न में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था? शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था। देखिए, बंगाल से सिंध जो है ये शेरशाह सूरी ने किया था। आगरा से बुरहानपुर ये भी किया था। आगरा से चित्तौड़ ये भी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों सड़क जो बंगाल से सिंध का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। दूसरा, आगरा से बुरहानपुर का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। आगरा से चित्तौड़ भी रोड बनवाए थे ये शेरशाह सूरी। तो तीनों सही है, यहाँ पे नहीं होने पे डी हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 78 है कि कौन सा मिलान गलत है वो बताना है हमको, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन है कि 78 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला दिया हुआ है। ककुलत जलप्रपात नवादा में है, बिल्कुल सही। मांझरकोट जलप्रपात नालंदा, गलत है ये क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। तुतला भवानी रोहतास हो जाएगा। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में हो जाएगा, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है कि बिहार के भौगोलिक संरचना प्रणाली से बनी है चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानें जो है यह बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में पड़ता है, जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए 3। दूसरा है विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानें जो है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है टर्शियरी। टर्शियरी जो है बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र में है। और क्वाटनरी, इसी को चतुर्थंकी बोलते हैं, ये गंगा के मैदान क्षेत्रों में पाई जाती है। इस हिसाब से 3, 4, 1, 2 हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से, तो वो किशनगंज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार बजट 2026 होता है, जो कि 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। इसका आकार क्या है? तो ये 3,47,589.76 करोड़ रहा है बिहार का बजट। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या रहा है? तो ये जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहा है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 25-26 के लिए 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है किसके अनुसार? आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के गठन की वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया है। यह कौन सी वर्षगांठ थी वो बताना है। तो ये 113वीं वर्षगांठ थी बिहार के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 2025 से आप 1912 को घटाइएगा तो 113 आ जाएगा। ऐसा क्यों? तो 1912 में ही जब बिहार जो है बंगाल से एक अलग प्रांत बना था, तो उसी। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया गया भारत के? याद रखिएगा, ये पैरा गेम है। खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम बहुत सारा हो रहा है, लेकिन ये खेलो इंडिया का पैरा गेम है। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। 2025 सीजन का खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला है कि फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। नाम क्या है? फातिमा बोस। और ये 74वें नंबर की मिस यूनिवर्स बन गई है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है कि 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन से देश ने भाग लिया है? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह जो है वह स्कॉटलैंड ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया? कौन? तो टाइफून बुआलोई, इसका नाम ही है टाइफून बुआलोई। ये किस देश में क्षति पहुंचा है? तो ये वियतनाम में किया है टाइफून बुआलोई। क्षति पहुंचा है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो यह एयरबेस जो है अफ़गानिस्तान से संबंधित है। कौन सा? तो बगराम एयरबेस का संबंध अफ़गानिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 में एक संस्था या देश है और उससे के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कौन हेड बने हैं वो बताना है।
चलिए देखते हैं। पहला दे रहा है कि IMF के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो ये उर्जित पटेल बने हैं। उसके बाद है थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये अनुतिन चार्नविराकुल बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो बने हैं। और ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने हैं। यानी 1 2 3 4 इसका होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसोचैम। यहाँ आपको इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं वो बताना है, तो ये निर्मल मिंडा बने हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष निर्मल मिंडा बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है, तो वो कौन किया है, यूरोपीय यूनियन ने किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री एत्तिकोली दुत्तिपात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो ये असम में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एत्तिकोली दुत्तिपात योजना असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के पहले शस्त्र हेलीकॉप्टर नाम है रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है, तो ये हंसजा शर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ फूलों, ठीक है ना, जीवित जड़ फूलों यानी लिविंग रूट ब्रिज को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है, तो ऐसा कौन किया है, तो ये मेघालय राज्य ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, तो ऐसा कौन किया है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो वो है मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखिएगा 2026 का जो गणतंत्र दिवस था वो कौन नंबर का था, 77वें नंबर का था। इस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र को मिला है। अगला है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जिसे मदर ऑफ डील कहा गया, वह कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मदर ऑफ डील कहा गया, और ये हुआ 27 जनवरी 2026 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये C. को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। C. को स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु कौन सा थीम निर्धारित किया गया है, तो ये ब्रिक्स है, ठीक है ना। 18वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 होगा, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगी, और इसके द्वारा भारत ने थीम रखा है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।